अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है ऐनक वाला जिन। नेक्स्ट एपिसोड। एकदम अंधेरा गायब हो गया। ताक में बुझा हुआ दिया अपने आप रोशन हो गया। कोठरी में रोशनी फैल गई। सरकटे इंसान ने देखा कि उसके हाथ से पत्थर गायब हो चुका था। इसके साथ ही खतरनाक जादूगर का डंबरा भी गायब हो चुका था। तख्त पर पद्मनाग का तिलिस्मी मोहरा पड़ा रह गया था। सरकटे इंसान ने जल्दी से तिलिस्मी मोहरा उठा लिया। वो दीवार की तरफ बढ़ा। दीवार अपने आप पीछे हट गई। सरकटा इंसान राहदारी में आ गया। उसने देखा कि दीवार पर जो इंसानी लाशें लटक रही थीं वो भी अब गायब हो गई थीं। सरकटा इंसान सीधा उस कोठरी में आ गया जहां सांप उसका इंतजार कर रहा था। सांप ने सरकटे के हाथ में पद्मनाग का तिलिस्मी मोहरा देखा तो खुशी से फुंकार कर बोला, तुम बड़े बहादुर इंसान हो। तुम हमारे नाग देवता का तिलिस्मी मोहरा हासिल करने में कामयाब हो गए। तुमने खतरनाक जादूगर काडम्बरा की तिलिस्मी दुनिया को खत्म कर दिया। अब जाओ, वीराना सेबी महल में शक्ति सांप तुम्हारी राह देख रहा है। ये तिलिस्मी मोहरा हमारे नाग देवता की अमानत है। ये अमानत उसके पास पहुंचा दो। सरकटा इंसान गैबी हालत में ही तिलिस्मी मोहरा लेकर एहराम से बाहर निकल आया। बाहर रात छाई हुई थी। जब वह एहराम से आगे चला तो एक दरख्त के पीछे से एक औरत निकलकर उसके सामने आ गई। पहले तो सरकटे इंसान ने यही समझा कि उसने उसे नहीं देखा, मगर औरत बड़ी पुरस्कार थी। उसके सारे जिस्म पर कफन लिपटा हुआ था और उसके जिस्म से कब्र की मिट्टी और मुश्क काफूर की बू आ रही थी। सरकटा इंसान रुक गया और उसकी तरफ देखकर बोला, अगर तू जादूगर काडम्बरा की कोई चुड़ैल है तो अपनी जान बचाकर भाग जा, क्योंकि मैंने तुम्हारे जादूगर को खत्म कर दिया है। औरत मुस्कुराई और बोली, भाई, मैं इस एहराम की गुनाहगार कनीज की लाश हूँ जिसमें से तुम अभी अभी निकल कर आए हो। मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करती हूँ कि तुमने हिम्मत से काम लिया और जादूगर काडम्बरा को हमेशा के लिए मेरे एहराम से भगा दिया। सरकटे इंसान ने कहा, मैंने उसे भगाया नहीं बल्कि खत्म कर दिया है। गुनाहगार कनीज की लाश ने आभर कर कहा, भाई, तुम नहीं जानते ये जादूगरों की दुनिया है और काडम्बरा काले जादूगर के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे जबरदस्त जादूगर है। वो कुछ वक्त के लिए खत्म जरूर हो गया है। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है, मगर तुमने जो कील उसकी खोपड़ी में ठोंकी थी तुम उसे बाहर निकालना भूल गए हो। काडम्बरा जादूगर कील समेत गायब हुआ है। हो सकता है कभी वो अपनी खोपड़ी से कील निकालने में कामयाब हो जाए। कील के बाहर निकलते ही काडम्बरा जादूगर की ताकत उसे वापस मिल जाएगी और फिर वह तुमसे इंतकाम लेने आएगा। तुम खबरदार रहना। सरकटे इंसान ने कहा, मेरी सारी जिंदगी दुश्मनों से मुकाबला करते और शैतानी जादूगरों से लड़ते गुजरी है। काडम्बरा जादूगर अगर दोबारा मेरे सामने आया तो मैं उसका डटकर मुकाबला करूंगा। गुनाहगार कनीज की लाश ने कहा, अब तुम पद्मनाग को उसका तिलिस्मी मोहरा वापस करने जा रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात है। जिसकी अमानत हो उसे जरूर वापस कर देनी चाहिए। मगर इस एहराम में तुम्हारा दोस्त जकूटा जिन भी काडम्बरा जादूगर की कैद में था। सरकटे इंसान ने चौंक कर पूछा, कहाँ है मेरा दोस्त जकूटा? क्या उसके साथ नस्तूर भी था? गुनाहगार कनीज ने कहा, नस्तूर का तो मैं नहीं जानती, मगर जकूटा के साथ एक गैबी लड़की नीली जरूर है जो उसे लेकर यहाँ से मुल्क फारस की तरफ चली गई है। सरकटा इंसान खुश भी हुआ और उदास भी हो गया। खुश इसलिए हुआ कि उसे अपना दोस्त जकूटा का सुराग मिल गया था और उदास इसलिए हुआ कि जकूटा एक बार फिर उससे बिछड़ गया। यह भी लड़की नीली के बारे में उसने सुन रखा था कि वो एक नेक दिल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली लड़की है जिसने जकूटा और नस्तूर को एक बार भारी मुसीबत से निकाला था। सरकटे इंसान ने गुनाहगार कनीज से कहा, बहन, इस वक्त तो पद्मनाग की अमानत वापस करने जा रहा हूँ। वहां से मुल्क फारस की तरफ जाऊंगा। नीली और जकूटा से कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया। ये कहा और सरकटा इंसान फिजा में बुलंद हुआ और उसने बड़ी तेजी से दलदली जंगल वाले वीरान आसेबी महल की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। वो सारी रात उड़ता रहा। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात के पिछले पहर का अंधेरा छाया हुआ था कि सरकटे इंसान को दूर से वीरान आसेबी महल की बुर्जियां नजर आईं। वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी से नीचे उतरने लगा, जिस तरह हवाई जहाज अड्डे को देखकर नीचे उतरने लगता है। वो आसेबी महल की छत पर उतर गया। जब वह दूसरी मंजिल में पद्मनाग की कोठरी के पास आया तो शक्ति सांप अंधेरे सतून के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसने सरकटे इंसान को गैबी हालत में भी देख लिया था। उसने पूछा, दोस्त, क्या तिलिस्मी मोहरा ले आए हो? सरकटे इंसान ने तिलिस्मी मोहरा निकालकर सांप के सामने रख दिया। शक्ति सांप तिलिस्मी मोहरे को देखकर खुशी से झूम उठा। सरकटा इंसान भी उसी वक्त गैबी हालत से जाहिर होकर इंसानी शक्ल में आ गया। सांप ने खुश होकर कहा, दोस्त, तुमने हम सांपों पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। आओ, अब ये तिलिस्मी मोहरा लेकर पद्मनाग के पास चलते हैं, मगर मेरे साथ रहना, क्योंकि इस आसेबी महल में जादूगरनी का राज है और जैसे ही हमने ताबूत खोला उसे पता चल जाएगा। सरकटे इंसान ने कहा,
क्या मैं ताला तोड़ दूं? शक्ति सांप ने उसे जल्दी से मना कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी गलती ना करना, ये काम अब ये तिलिस्मी मोहरा करेगा। शक्ति सांप ने तिलिस्मी मोहरे को अपने मुंह में उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ कोठरी के दरवाजे के करीब आ गया। उसने अपना मुंह पर उठाया, दरवाजे पर जो ताला पड़ा था उसके साथ तिलिस्मी मोहरे को रगड़ा। ताला एकदम से अपने आप खुल गया। शक्ति सांप दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सरकटा इंसान भी उसके पीछे पीछे कोठरी में आ गया। ये बड़ी पुरस्कार और दहशतनाक कोठरी थी। दीवारों पर इंसानी लाशों के पिंजर लटके हुए थे। दरमियान में पत्थर का एक ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर एक भारी पत्थर पड़ा था। शक्ति सांप ने सरकटे इंसान को पत्थर हटाने का इशारा किया। पत्थर बड़ा भारी था, मगर सरकटे इंसान के पास उसकी पूरी ताकत मौजूद थी। उसने बड़े आराम से पत्थर उठाकर नीचे रख दिया। शक्ति सांप ने कहा, दोस्त अब होशियार रहना, जैसे ही मैं ताबूत का ढक्कन उठाऊंगा जादूगरनी को पता चल जाएगा कि किसी ने पद्मनाग का ताबूत खोल दिया है। वो उसी वक्त अपने आसेबी दरख्त की खो में से निकलकर इस तरफ को दौड़ेगी, मगर तिलिस्मी मोहरा उससे पहले अपना काम कर चुका होगा। सरकटा इंसान खामोश खड़ा था। शक्ति सांप ने उसे इशारा किया। सरकटे इंसान ने ताबूत का ढक्कना उठा दिया। ढक्कन के उठते ही कोठरी में चुड़ैलों की चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। शक्ति सांप जल्दी से तिलिस्मी मोहरा लेकर ताबूत के अंदर उतर गया। उसने अपनी दुम की मदद से पद्मनाग का मुंह थोड़ा सा खोला और तिलिस्मी मोहरा उसके मुंह के अंदर रख दिया। जैसे ही तिलिस्मी मोहरा पद्मनाग के मुंह में गया, चुड़ैलों की डरावनी आवाजें गायब हो गईं। ताबूत में रोशनी फैल गई। पद्मनाग, जो एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ताबूत के अंदर लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया। उसकी ताकत उसके पास वापस आ चुकी थी। उसने शक्ति सांप को और फिर सरकटे इंसान को देखा और सांप से कहा, शक्ति ये कौन है? शक्ति सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, ये हमारा दोस्त सरकटा इंसान है। यही आपका तिलिस्मी मोहरा काडम्बरा के गार से लेकर आया है। पद्मनाग सरकटे इंसान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, दोस्त तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हें उस एहसान का बदला जरूर दूंगा। सरकटे इंसान ने बाहर चीखों की आवाज सुनकर कहा, जल्दी से यहां से निकल चलें, जादूगरनी महल में पहुंच गई है। मुझे उसकी डरावनी चीखों की आवाज सुनाई दी है। पद्मनाग ने मुस्कुरा कर कहा, यह आवाज मैं भी सुन रहा हूं, मगर जादूगरनी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अपनी मौत की तरफ आ रही है। पद्मनाग ताबूत से बाहर आ गया। सरकटे इंसान ने देखा कि पद्मनाग एक खूबसूरत सेहतमंद नौजवान था, जिसके स्याह बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसने लंबा स्याह रंग का कुर्ता पहन रखा था। गले में चमकदार स्यामनकों की माला थी और माथे पर सांप के फन का निशान था। उसकी आंखों में रोशनी और मकनातीसी कशिश थी। उसने शक्ति सांप और सरकटे इंसान से कहा, दोस्तों मेरे साथ बाहर आ जाओ, मैं गायब होने लगा हूं। सरकटे इंसान ने कहा, मैं भी गायब हो जाता हूं। पद्मनाग ने शक्ति सांप को अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया। उसने अपने मुंह से फुंकार की आवाज निकाली और शक्ति सांप समेत गायब हो गया। सरकटे इंसान ने भी सीने पर हाथ रखकर सांस अंदर को खींची और वो भी गायब हो गया। गायब होने के बावजूद वो सब एक दूसरे को नजर आ रहे थे। जैसे ही वो कोठरी से निकलकर आसेबी महल के बरामदे में आए, सामने से जादूगरनी उड़ती हुई चीखती हुई आ गई और उसने मंत्र पढ़कर फूंका। पद्मनाग उसी वक्त जाहिर हो गया। उसने शक्ति सांप से कहा, शक्ति इस बदकिरदार इंसानों की दुश्मन जादूगरनी को जहन्नुम में पहुंचा दे। शक्ति सांप के पास पद्मनाग की ताकत थी। वो उछलकर जादूगरनी की तरफ लपका और उसके माथे पर डस दिया। जादूगरनी जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। फिर उसका जिस्म पानी बनकर बहने लगा। वो गिर पड़ी। उसके हलक से भयानक चीखें निकल रही थीं। उसकी साथी चुड़ैलें कहीं भाग गई थीं। देखते देखते जादूगरनी का सारा जिस्म पिघल कर बह गया। पद्मनाग ने शक्ति सांप से कहा, शाबाश शक्ति, तूने एक ऐसी औरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो इंसानों की दुश्मन थी, जिसने अब तक ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों का खून किया था। फिर पद्मनाग ने सरकटे इंसान की तरफ देखा और कहा, दोस्त अब तुम्हें गायब रहने की जरूरत नहीं, तुम भी जाहिर हो जाओ, आज से तुम हमारे दोस्त हो। सरकटा इंसान फौरन जाहिर हो गया। दोनों आसेबी महल से बाहर आ गए। बाहर दिन की रोशनी बड़ी चमकीली थी। सरकटे इंसान ने पद्मनाग से कहा, दोस्त मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब मुझे इजाजत दो, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों जकूटा, नीली और नस्तूर की तलाश में मुल्क फारस की तरफ जाना है। पद्मनाग मुस्कुराया और कहने लगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, अब हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। फिर उसने शक्ति सांप को कलाई पर से उतारते हुए कहा, शक्ति सांप तुम अब अपने बच्चों के पास वापस जा सकती हो, तुमने अपना फर्ज निभा दिया है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। शक्ति सांप ने अपना फन झुकाकर पद्मनाग को सलाम किया और वहीं गायब हो गया। तब पद्मनाग ने सरकटे इंसान से कहा, दोस्त तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ताकत वापस मिल गई है, लेकिन अभी मुझे भी अपना एक फर्ज पूरा करना है। वो फर्ज क्या है दोस्त? सरकटे इंसान ने पूछा। पद्मनाग ने कहा, मुझे अपनी बीवी पद्मिनी नागिन को तलाश करना है, जो उसी वक्त मुझसे जुदा हो गई थी जब जादूगरनी ने मुझे अपने कब्जे में करके ताबूत में बंद किया था। सरकटे इंसान ने सवाल किया, तुम्हारी बीवी पद्मिनी नागिन तुम्हारे ख्याल में कहाँ होगी? पद्मनाग बोला,
जब जादूगरनी ने मुझ पर मंत्र पढ़कर जादू फूंका था तो हम दोनों एक सहरा में से गुजर रहे थे और मुल्क हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और जादूगरनी ने मेरे मुंह से तिलिस्मी मोहरा निकालकर मुझे अपने कब्जे में कर लिया था। मुझे यकीन है कि पद्मिनी नागिन मुझसे जुदा होने के बाद जरूर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ निकल गई होगी। सरकटे इंसान ने कहा, तुम्हारी बीवी पद्मिनी नागिन तुम्हारी कोई मदद न कर सकती थी? पद्मनाग ने कहा, मेरी बीवी पद्मिनी नागिन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जादूगरनी के जादू का मुकाबला कर सकती। मैंने खुद उसे कह दिया था कि अगर कभी हम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। वो जरूर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ चली गई होगी। सरकटे इंसान ने कहा, अच्छा तो मैं यहाँ से मुल्क फारस की तरफ चलता हूँ, तुम मुल्क हिंदुस्तान की तरफ निकल जाओ। पद्मनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दोस्त, मैं तुम्हें इस मुश्किल सफर पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलकर पहले तुम्हारे दोस्तों नस्तूर, नीली और जकूटा को तलाश करूंगा, फिर पद्मिनी का सुराग लगाने निकलूंगा। सरकटे ने पद्मनाग को बहुत कहा कि वो अपनी बीवी को जाकर तलाश करे, लेकिन पद्मनाग ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। और वो दोनों वहां से एक सड़क पर रवाना हो गए। सरकटे इंसान ने पूछा, दोस्त पद्मनाग, तुम तो सांपों के सबसे बड़े देवता हो, तुम्हारे अंदर और कौन कौन सी ताकत है? पद्मनाग ने कहा, मैं जो शक्ल चाहूं बदल सकता हूं, मैं सांप बन सकता हूं, हर जानवर का रूप बदल सकता हूं, मैं गायब भी हो सकता हूं। जब तक मेरा तिलिस्मी मोहरा मेरे मुंह के अंदर है मेरी ताकत मेरे पास रहेगी। सरकटे इंसान ने कहा, मैं सिर्फ गायब हो सकता हूं, मैं किसी दूसरे का रूप नहीं बदल सकता, मगर मैं भारी से भारी पत्थर उठा सकता हूं। पद्मनाग हंसकर कहने लगा, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक मेरी बीवी पद्मिनी मुझे नहीं मिल जाती मैं अपनी दुनिया सांपों की सल्तनत में जाकर अपने तख्त पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि कोई नाग देवता अपनी बीवी के बगैर अपने तख्त पर नहीं बैठ सकता। अगर बैठेगा तो तख्त एक अजदा बनकर उसे निकल जाएगा। इसलिए अपनी बादशाहत और अपना तख्त हासिल करने के लिए मुझे अपनी बीवी पद्मिनी को तलाश करना जरूरी है। इसी तरह बातें करते करते वो दोनों इंसानी शक्लों में एक छोटे से शहर के करीब पहुंच गए। दिन का वक्त था, शहर का बड़ा दरवाजा खुला था, लोग आ जा रहे थे। दरवाजे पर उस मुल्क के सिपाही पहरा दे रहे थे और आने जाने वालों को गौर से देख रहे थे कि कहीं दूसरे मुल्क का कोई जासूस तो शहर में दाखिल नहीं हो जाता। पद्मनाग ने कहा, हमें यहाँ किसी सराय में जाकर ये पता करना चाहिए कि मुल्क फारस को कौन सा रास्ता जाता है, फिर हम उस रास्ते पर उड़कर अपना सफर शुरू कर सकेंगे। दोनों शहर में दाखिल हो गए। वो एक सराय में पहुंचे। सराय पर जाकर उन्हें पता चला कि रात के वक्त एक काफिला मुल्क फारस की तरफ जा रहा है। वो सराय में ही ठहर गए और काफिले के चलने का इंतजार करने लगे। उस जमाने में रात के वक्त काफिले चला करते थे ताकि सहराओं की गर्मी से बच सकें। रात के वक्त जब काफिला चलने में थोड़ी देर थी तो पद्मनाग और सरकटा इंसान काफिले के सालार से जाकर मिले और उससे पूछा कि मुल्क फारस को वो किस रास्ते से काफिला लेकर जाएगा। काफिले के सालार ने उसे बताया कि शहर से बाहर एक रास्ता सहरा में से गुजरकर रेगिस्तानी नखलिस्तानों से गुजरता हुआ स्याह चट्टानों के पास जाकर एक दरिया के पुल पर पहुंचता है। दरिया पार फिर एक सहरा शुरू हो जाता है। जहां सहरा खत्म होता है वहां सरसब्ज इलाके में फारस का मुल्क आबाद है। ये इस्लाम से बहुत पहले का जमाना था। उस जमाने में हर मुल्क छोटे छोटे शहरों में बटा हुआ था। हर शहर की अपनी हुकूमत और अपना बादशाह होता था और उस शहर को मुल्क ही कहा जाता था। चुनाचे फारस का नाम भी एक शहर था जिसको मुल्क फारस ही कहा जाता था। नीली और जकूटा भी उसी मुल्क फारस की तरफ नस्तूर की तलाश में गए थे। अब पद्मनाग और सरकटा इंसान भी काफिले के सालार से रास्ते का पता पूछकर फारस की तरफ चल पड़े। रात के अंधेरे में वो शहर के दरवाजे से बाहर निकल आए और ठंडी ठंडी हवा में बड़ी सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। पद्मनाग ने सरकटे इंसान से पूछा, दोस्त मेरी कमजोरी ये है कि अगर मेरा तिलिस्मी मोहरा मुझसे जुदा कर दिया जाए तो मेरी ताकत खत्म हो जाती है। मुझे बताओ कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। सरकटे इंसान ने कहा, मेरी भी एक कमजोरी है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, और वो कमजोरी ये है कि अगर मेरे सर के लंबे बाल काट दिए जाएं तो मेरी सारी ताकत उस वक्त तक के लिए खत्म हो जाएगी जब तक कि मेरे बाल फिर से लंबे होकर मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच जाते। पद्मनाग बोला, अच्छा हुआ कि हम एक दूसरे की ताकत के अलावा एक दूसरे की कमजोरियों को भी जान गए हैं। इस तरह हम एक दूसरे की बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकेंगे। इतनी देर में आसमान पर चांद निकल आया और सहरा में उसकी रोशनी फैल गई। पद्मनाग बोला, अब हमें भी अपना सफर शुरू कर देना चाहिए, मैं बाज बनकर उड़ूंगा। सरकटे इंसान ने कहा, मैं कोई दूसरा रूप कोई दूसरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए मैं गायब होकर तुम्हारे साथ उड़ूंगा। क्या तुम मुझे देख लोगे? पद्मनाग मुस्कुराया, दोस्त मैं तुम्हें गैबी हालत में भी देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो। इसके साथ ही पद्मनाग ने मुंह से फुंकार की आवाज निकाली और दूसरे लम्हे सरकटे इंसान ने देखा कि उसके ऊपर एक बाज मंडला रहा था। उसे पद्मनाग की इंसानी आवाज आई, दोस्त गायब होकर ऊपर आ जाओ, हम अपने सफर पर रवाना होते हैं। सरकटे इंसान ने भी गहरा सांस छोड़ा और वो गायब होकर फिजा में बुलंद हो गया। पद्मनाग बाज के रूप में सरकटे इंसान के साथ साथ उड़ने लगा। दोनों एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे थे। दोस्तों अभी हम नस्तूर जिन की तरफ नहीं जाते
जो काले जादूगर की जान वाले काले बिच्छू की गर्दन मरोड़ने काली चट्टान वाले जंगल की तरफ जा रहा है। हम थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त जकूटा जिन और गैबी लड़की नीली की तरफ चलते हैं, जो नस्तूर की तलाश में मुल्क फारस के करीब पहुंच चुके हैं। नस्तूर और जकूटा मुल्क फारस के शहर के करीब पहुंचकर एक जगह उतर गए। नीली और जकूटा दोनों गैबी हालत में थे। जकूटा ने कहा, नीली बहन, अब हमें इंसानी शक्लों में आ जाना चाहिए ताकि अगर नस्तूर कहीं करीब से गुजर रहा हो तो हमें देख ले। नीली ने कहा, तो क्या वो हमें गैबी हालत में नहीं देख सकता? जकूटा बोला, हो सकता है उसकी ताकत किसी वजह से छिन गई हो, और जब उसकी ताकत उसके पास नहीं होगी तो वो हमें नहीं देख सकेगा। और दोनों इंसानी शक्लों में जाहिर हो गए। वो एक ऐसी जगह उतरे थे जो बड़ी वीरान थी। दिन की रोशनी कम हो रही थी। सूरज दूर शहर की फसील के पीछे छुप रहा था। दोनों पैदल ही शहर की तरफ चल पड़े। वो जहां से गुजर रहे थे वहां खुश्क झाड़ियां और जंगली बेलें दरख्तों से लिपटी हुई थीं। जगह जगह अजीब अजीब शक्ल के पत्थर जमीन से बाहर निकले हुए थे। अचानक नीली ने महसूस किया कि कोई शायद तेजी से उसके करीब से होकर गुजर गई है। उसने पलटकर पीछे देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। उसने जकूटा से कहा, क्या बात है नीलम? नीली ने कहा, कुछ नहीं, मुझे ऐसे लगा है जैसे कोई चीज तेजी से मेरे करीब से होकर निकल गई है। जकूटा बोला, यहाँ तो कोई नहीं हमारे सिवा, तुम्हारा वहम होगा। चलते चलते वो शहर में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक छोटा सा बाग देखा जिसमें कुछ लोग खैमे लगाकर उतरे हुए थे। जकूटा ने कहा, नीली बहन, तुम यहाँ बैठो, मैं शहर का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। अभी दिन की रोशनी बाकी है, हो सकता है मुझे नस्तूर का कोई सुराग भी मिल जाए। ये कहकर जकूटा बाग में से निकलकर शहर की सड़क पर आ गया। नीली बाग में एक जगह झाड़ियों के पीछे संगमरमर के बेंच पर बैठ गई। ये तो आपको मालूम हो चुका है कि नीली बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें नीली थीं जो सितारों की तरह चमकती थीं। सर के बाल सुनहरी थे, रंग गोरा था। वो परिस्तान की परी लगती थी। उसे बाग में अकेली बैठी देखकर 2-3 आदमी उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या वो किसी मुल्क की शहजादी है। नीली ने कहा, नहीं भाई, मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ। मेरा भाई शहर में कुछ खाने के लिए लेने गया है। वो आदमी चले गए। इसके बाद अचानक नीली के ऊपर से कोई शाय फिड़फिड़ाती हुई गुजर गई। यही फिड़फिड़ाहट उसने जकूटा के साथ शहर की तरफ आते हुए भी सुनी थी। उसने सर ऊपर उठाकर देखा कि शायद ऊपर से कोई परिंदा गुजरा हो, मगर आसमान साफ था, वहां कोई परिंदा नहीं था। नीली ने स्लीप को हाथ लगाकर ऊपर देखा, तब भी उसे कोई शय नजर न आई। वो खामोश होकर बैठ गई और जकूटा का इंतजार करने लगी। एक बार फिर वही पुरस्कार चीज उसके करीब से फिड़फिड़ाती हुई निकल गई। अब नीली उठकर खड़ी हो गई। उसने गौर से चारों तरफ देखा। बाग में शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। वो अंधेरे में देख सकती थी। उसे कोई खास चीज नजर न आई। अभी वो बेंच के पास खड़ी थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई गैबी इंसान उसके ऊपर आकर गिरा है और उसने अपनी टांगें नीली की गर्दन के गिर्द डाल दी हैं और उसे शिकंजे में जकड़ लिया है। नीली पर इस मुसीबत का सबसे पहला असर यह हुआ कि उसका दिमाग जैसे बंद हो गया। उसके जिस्म की ताकत जवाब दे गई। उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग पर, उसके सारे जिस्म पर किसी बदरू ने कब्जा कर लिया है। उसने अपनी मर्जी से चीख मारकर लोगों को बुलाना चाहा तो वो चीख ना मार सकी। उसने वहां से भाग जाना चाहा मगर वो एक कदम भी ना उठा सकी। उसने बाजू हिलाने चाहे मगर वो अपने बाजू भी ना हिला सकी। बदरू की टांगों ने नीली की गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। तब उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, चल मेरे हुक्म पर, बाग के पिछले दरवाजे की तरफ चल। और नीली किसी मशीन की तरह एक तरफ घूमी और जिधर बाग का पिछला दरवाजा था उस तरफ चलने लगी। वो इसी तरह चल रही थी जिस तरह प्लास्टिक का कोई खिलौना चलता है जिसमें चाबी भर दी गई हो। उसके सोचने समझने की कुव्वत भी बहुत मध्यम पड़ गई थी। लोगों ने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की बिल्कुल सीधी होकर बाग के पिछले दरवाजे की तरफ चली जा रही है, मगर किसी ने कोई ख्याल न किया क्योंकि किसी को नीली की गर्दन पर बैठी हुई बदरू चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी। बाग से बाहर निकलते ही बदरू चुड़ैल ने, जो नीली की गर्दन के गिर्द अपनी टांगों का शिकंजा कसकर बैठी हुई थी, नीली के सर पर अपने हाथ की उंगली जोर से मारी और बारीक तेज आवाज में कहा, उड़ चल मेरे साथ, उड़ चल मेरे साथ, गायब होकर उड़ चल। इसके साथ ही नीली गायब हो गई और बदरू चुड़ैल उसे लेकर फिजा में बुलंद होने लगी। जमीन से कोई 50 फुट बुलंद होने के बाद बदरू चुड़ैल शहर की दीवार की तरफ उड़ने लगी। वो शहर की फसील के ऊपर से गुजर गई। उसका रुख शहर फारस से कुछ फासले पर एक पहाड़ी की तरफ था। उस पहाड़ी को पार करके वो दूसरी तरफ 4 पुरानी टूटी फूटी बारादरियों में आ गई। तीसरी बारादरी के चबूतरे की ऊंची दीवार में एक खुफिया रास्ता नीचे जाता था। बदरू चुड़ैल उस दीवार में से निकल गई। नीली ऐसे चल रही थी जैसे वो बदरू चुड़ैल की गुलाम हो। नीली सब कुछ देख रही थी मगर बोल नहीं सकती थी। उसकी बोलने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वो देख रही थी, वो महसूस कर रही थी मगर कोई बात नहीं कर सकती थी। अपनी मर्जी से भाग नहीं सकती थी। वो बदरू चुड़ैल की गुलाम हो गई थी। जिधर वो चलाती थी नीली उधर ही चल पड़ती थी।
तीसरी बारादरी के नीचे एक खुला कमरा था। उस कमरे में एक कड़ाहे में कोई शय उबल रही थी। दीवार के साथ साथ औरतों के मुजस्मे कितार में लगे थे। नीली ने उन मुजस्मों यानी इंसानी बुतों को गौर से देखा। वो सब औरतों के और बड़े खूबसूरत औरतों के बुत थे। बदरू चुड़ैल ने उस कमरे में आकर एक डरावनी चीख मारी। उस चीख से नीली का दिल भी कांप गया। चीख की आवाज़ सुनकर कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक शैतानी शक्ल सूरत वाला आदमी निकला, जिसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह तिरछी थीं। मूंछों की नोकें ऊपर को उठी हुई थीं। सर के लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसने अपने सामने एक इंतहाई खूबसूरत नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली लड़की को देखा तो खुशी से दोनों बाजू लहरा कर बोला, शाबाश ओलंकी चुड़ैल, इस दफा तुम परिस्तान की हूर को पकड़ कर ले आई हो। जो बदरू चुड़ैल नीली की गर्दन पर सवार थी और अब नीचे उतर चुकी थी, उसका नाम ओलंकी था। उस चुड़ैल को तिरछी आंखों और शैतानी शक्ल वाले बुतसाज ने एक जबरदस्त शैतानी अमल के जरिए अपने काबू में कर रखा था। ये शैतानी बुतसाज पहले पहल पत्थर तराशकर खूबसूरत औरतों के मुजस्मे यानी बुत बनाकर अमीरों, वजीरों और दौलतमंद लोगों के पास फरोख्त किया करता था। फिर ऐसा हुआ कि उसके दिल में ज्यादा दौलत कमाने के लिए एक शैतानी ख्याल आया। उसके पास एक जबरदस्त काले जादू का अमल था। उसने वो अमल पढ़कर ओलंकी चुड़ैल को अपने काबू में कर लिया और उसे हुक्म दिया कि वो हर हफ्ते किसी न किसी शहर से कोई खूबसूरत और हसीन लड़की को अपने जादू से बेबस करके उसके पास ले आया करे। इसके बदले वो ओलंकी चुड़ैल को हर रोज 4 बिल्लियां भूनकर खिलाता था। ओलंकी चुड़ैल हर हफ्ते हवा में उड़ती हुई दूर दूर के शहरों में निकल जाती और जहां कहीं उसे कोई खूबसूरत औरत नजर आती, वो उसकी गर्दन पर सवार होकर उसे अपने तिलिस्म में जकड़ लेती और फिर उसे हवा में उड़ाती हुई शैतानी बुत तराश के पास ले आती। शैतानी बुत तराश उस हसीन जिंदा औरत को एक खास किस्म के मसालों से भरे हुए हौज में डालकर पत्थर का बुत बना देता। हसीन औरत मर जाती, उसका बुत बन जाता और वो इतना खूबसूरत बुत बनता कि देखने वाले को वो बिल्कुल जिंदा औरत लगती। शैतानी बुत तराश उन जिंदा औरतों के मुर्दा बुत बादशाहों और अमीर तरीन लोगों के महल में जाकर मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त करता। शैतानी बुत तराश ने बेपनाह दौलत समेट रखी थी, जिसे उसने शहर से बाहर एक पहाड़ी के गार में दफन कर रखा था। आज बदरू ओलंकी चुड़ैल उसके लिए नीली को अपने तिलिस्म में जकड़ कर ले आई थी, जो बड़ी खूबसूरत थी। शैतानी बुत तराश ने नीली का गोरा रंग, सुनहरी बाल और नीली आंखें देखी तो अश अश कर उठा। वो सोचने लगा कि मैं इस लड़की का बुत बनाकर फारस के बादशाह के दरबार में पेश करूंगा और मुंह मांगा इनाम पाऊंगा। जब शैतानी बुत तराश ने नीली की तारीफ की तो ओलंकी चुड़ैल ने खुशी से चीख कर कहा, शैतानी बुत तराश, आज मैं तेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पकड़ कर लाई हूं, इसलिए आज मैं 8 बिल्लियां खाऊंगी जिसे तुम भून कर मेरे लिए लाओगे। शैतानी बुत तराश ने कहा, हाँ ओलंकी, आज मैं तुम्हें 8 बिल्लियां भून कर खिलाऊंगा। जाओ, अब तुम अपने काम पर निकल जाओ और किसी दूसरे मुल्क में जाकर एक और खूबसूरत जिंदा औरत पकड़ कर लाओ ताकि मैं उसका पत्थर का बुत बनाकर फरोख्त करूं। ओलंकी चुड़ैल ने कहा, मैं रात को आऊंगी, 8 बिल्लियां भून कर तैयार रखना। ओलंकी चुड़ैल चीख मारकर गायब हो गई। नीली बेबसी की हालत में यह सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी। ये सोचकर उसका दिल खौफ से जोर जोर से धड़कने लगा था कि ये शैतानी बुत तराश उसे जिंदा हालत में पत्थर के मुजस्मे में बदलने वाला है। वो अपना हाथ ऊपर उठाकर मुकद्दस लीप को पकड़कर होंठों के पास लाकर चूमना चाहती थी ताकि उस पर किया हुआ चुड़ैल का जादू बेअसर हो जाए और वो वहां से गायब हो सके, मगर वो बेहिस हो चुकी थी। वो अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिला सकती थी, वो गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, सिर्फ आंखें घुमाकर इर्द गिर्द देख सकती थी। उसका दिमाग काम कर रहा था। उसकी याददाश्त चुड़ैल के उतरने से वापस आ गई थी। उसे नस्तूर और जकूटा का ख्याल आ रहा था। वह सोच रही थी कि जकूटा शहर में नस्तूर का खोज लगाने गया हुआ है। जब वो बाग में वापस आएगा तो नीली को वहां ना पाकर परेशान होगा। वो सोचेगा कि नीली यहीं कहीं गई होगी। वो बाग में बैठकर उसका इंतजार करेगा, मगर उसे मालूम ही नहीं है कि नीली किस खौफनाक मुसीबत में फंस गई है। नीली यही सोच रही थी कि शैतानी बुत तराश उसके करीब आकर उसे गौर से ऊपर से नीचे देखने लगा, फिर कहकहा लगाकर हंसा। उसके मकरू दांत नीली को साफ नजर आने लगे। शैतानी बुत तराश बोला, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तेरा मुजस्मा बनाकर तुझे मुजस्मे में तब्दील करके तुझे फारस के बादशाह के हुजूर पेश करूंगा और मुंह मांगा इनाम पाऊंगा। अब तू जिंदा मुजस्मा बनने के लिए तैयार हो जा। शैतानी बुत तराश ने नीली को इस तरह कांधे पर उठाया जिस तरह कोई आलूओं की बोरी उठाता है और फर्श के दरमियान बने हुए छोटे से हौज में लिटा दिया। हौज खाली था, उसमें पानी बिल्कुल नहीं था। ये खाली हौज पत्थर के ताबूत जितना बड़ा था। नीली बेबसी से तक रही थी। वो ना बोल सकती थी ना अपना बचाव कर सकती थी। शैतानी बुत तराश उस कड़ाहे के पास गया जिसमें कोई शय उबल रही थी।
शैतानी बुत तराश ने उबलते हुए कड़ाहे में एक बोतल में कोई महलूल उंडेल दिया। कड़ाहे में एक हल्का सा धमाका हुआ। शैतानी बुत तराश ने मकरूह कहका लगाया, फिर कड़ाहे के नीचे आग बुझा दी। इसके बाद एक दूसरी बोतल में से कोई दवा निकालकर कड़ाहे में डाली। उस दवाई ने कड़ाहे में जो स्याल शय उबल रही थी उसे ठंडा कर दिया। शैतानी बुत तराश ने हाथ डालकर स्याल शय को देखा, फिर जल्दी से अपनी उंगली से लगे हुए स्याल तेल को कपड़े से साफ कर दिया। तब वो नीले के ताबूत को घसीटकर कड़ाहे के पास ले गया। उसने लोहे की 2 लंबी सलाखों से कड़ाहे को पकड़ा और उसे एकदम ताबूत में उंडेल दिया। सारा स्याल ठंडा तेल नीले के ऊपर गिरा। नीली अपनी आंखें भी बंद न कर सकी और ताबूत सारे का सारा स्याल ठंडे तेल से भर गया। नीली उसमें डूब चुकी थी। शैतानी बुत तराश ताबूत पर झुककर नीली को तेल में डूबा हुआ देख रहा था और खुश हो रहा था। थोड़ी देर तक उसने इंतजार किया और फिर ताबूत के पीछे जाकर नीचे से डॉट बाहर निकाल दी। वहां ताबूत में सुराख था। डॉट के निकलते ही ताबूत का सारा तेल दूसरी तरफ नाली में बह गया। अब नीली जिंदा हालत में पत्थर का मुजस्मा बन चुकी थी। वो देख रही थी, मगर अब वो अपनी आंखों के डेले नहीं घुमा सकती थी। उसका दिमाग जिंदा था, वो सोच भी रही थी, उसे सब कुछ याद था, मगर वो पत्थर का बुत बन गई थी। शैतानी बुत तराश ने दोनों हाथों से नीली को उठा लिया और कांधे पर डाल लिया। नीली उसके कांधे पर पत्थर के बुत की तरह पड़ी थी। जिस तरह आदमी लकड़ी की गिल्ली या शतीर उठाता है, उसी तरह नीली को कांधे पर उठाकर शैतानी बुत तराश उसे दूसरे कमरे में ले गया। यहाँ उसने नीली के बुत को दीवार के साथ खड़ा कर दिया, फिर कपड़े से उसे साफ किया। नीली का लिबास भी उसके जिस्म के साथ चिमटकर पत्थर बन गया था। शैतानी बुत तराश ने कमरे से निकलने के बाद बाहर ताला लगाया और उस खुफिया कमीनगाह से निकल आया। वो दूसरे कमरे में आकर संगमरमर के तख्त पर लेट गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा ताकि दिन की रोशनी फैले और वो नीली का मुजस्मा लेकर बादशाह के दरबार में जाए। अब हम वापस शहर की तरफ आते हैं, जहां ज़कूटा नीली को बाग में छोड़कर खुद नस्तूर की खोज में शहर की तरफ चला गया था। ज़कूटा इंसानी शक्ल में फारस शहर के बाजारों और गली कूचों में फिरता रहा। उसे किसी जगह से भी ना तो नस्तूर की हल्की सी खुशबू आई और ना वो खुद कहीं दिखाई दिया। मायूस होकर ज़कूटा बाग में वापस आया तो वहां नीली नहीं थी। ज़कूटा ने सारा बाग छान मारा, मगर उसे नीली कहीं ना मिली। वो परेशान हुआ कि नीली कहाँ चली गई, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। बाग से निकलकर वो सराय में गया कि शायद नीली वहां आ गई हो, मगर नीली वहां भी नहीं थी। ज़कूटा हैरान था कि आखिर नीली कहाँ चली गई। उसे कहीं से नीली की खुशबू भी नहीं आ रही थी, वरना कभी कभी जब नीली कहीं करीब ही हो तो उसे उसकी खुशबू आ जाया करती थी। ज़कूटा सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर उसने यही फैसला किया कि वो सराय में ही ठहरेगा और नीली का इंतजार करेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि नीली इसी शहर में है और अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई है तो वहां से किसी न किसी तरह निकलकर सराय में ही आएगी। ज़कूटा ने सराय में एक छोटी सी कोठी ले ली और वहां खामोशी से बैठकर रात गुजरने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई तो ज़कूटा सराय से निकला और एक बार फिर नीली की तलाश शुरू कर दी। पहले वो नीली को शहर की गलियों, बाजारों और बागों और सरायों में ढूंढता रहा। फिर शहर से बाहर दरख्तों और नखलिस्तान में नीली को तलाश करने लगा, मगर नीली उसे कहीं दिखाई ना दी। मायूस होकर वो वापस सराय में आकर बैठ गया। वो कम से कम 2 दिन वहां जरूर रुकना चाहता था, इस ख्याल से कि अगर नीली इसी शहर में किसी मुश्किल में फंस गई है तो वो कोशिश करके अपने आप को मुसीबत से निकालकर सीधी सराय में ही आएगी। जब दिन निकल आया तो शैतान बुत तराश ने नीली के मुजस्मे को कपड़े में लपेटा, उसे अपने रिथ पर डाला और खुद रिथ चलाता हुआ बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने मुजस्मे को देखा तो हैरान रह गया। उसने इतनी खूबसूरत औरत का मुजस्मा पहले कभी नहीं देखा था। मुजस्मा बिल्कुल जिंदा लग रहा था। ऐसे मालूम होता था कि मुजस्मा अभी बोलने लगेगा। बादशाह को क्या पता था कि ये जिंदा लड़की है जिसका मुजस्मा बना दिया गया, जिसको पत्थर बना दिया गया है। बादशाह ने शैतान संगतराज को ढेर सारा इनाम इकराम दिया और वजीर को हुक्म दिया, इस खूबसूरत लड़की के मुजस्मे को हमारे कमरे खास में रख दिया जाए। वजीर ने उसी वक्त गुलामों की मदद से नीली का मुजस्मा बादशाह के खास कमरे में एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया। नीली सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, मगर वो ना तो बोल सकती थी और ना अपने जिस्म को हरकत दे सकती थी। वो अपनी आंखें भी नहीं घुमा सकती थी। वो बेबसी की हालत में चबूतरे पर पत्थर का मुजस्मा बनकर खड़ी थी और सोच रही थी कि खुदा जाने अब इस मुसीबत से उसे कब निजात मिलेगी। ज़कूटा उसका इंतजार करते करते थक हार कर खुदा जाने किस तरफ निकल गया होगा। इतनी देर में पदमनाग और सरकटा इंसान भी इसी शहर फारस में पहुंच गए। दोनों शहर में दाखिल होने से पहले इंसानी हालत में जाहिर हो गए थे। पदमनाग सरकटे इंसान से कहने लगा, चलो यहाँ किसी सराय में ठहरती हैं, फिर तुम अपने दोस्तों नीली और ज़कूटा को शहर में ढूंढना।
वो उसी सराय में आए जिसकी एक कोठरी में ज़कूटा ठहरा हुआ था। उस वक्त ज़कूटा शहर से बाहर वीरानों और रेगिस्तानों में नीली को तलाश कर रहा था। पद्मनाग और सरकटे इंसान सराय के बरामदे में बैठ गए और बातें करने लगे। इतने में सरकटे इंसान ने चौंक कर कहा, मुझे ज़कूटा की खुशबू आने लगी है। पद्मनाग ने ज़कूटा को अभी तक नहीं देखा था। वो बोला, शायद तुम्हारा दोस्त ज़कूटा आ रहा है। इतने में सामने से ज़कूटा आता दिखाई दिया। ज़कूटा ने सरकटे इंसान को देखा तो दौड़कर उसके पास आ गया। दोनों दोस्त एक दूसरे से गले लगकर मिले। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ज़कूटा ने नीली के बारे में बताया कि वो कल रात से गायब है। फिर उसने पद्मनाग की तरफ इशारा करके पूछा, ये नौजवान कौन है? पद्मनाग ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और ज़कूटा से कहा, मैं पद्मनाग हूँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। हम दोनों नीली नस्तूर और तुम्हारी तलाश में यहाँ आए हैं। ज़कूटा ने पूछा, क्या तुम सांप हो? पद्मनाग मुस्कुराने लगा। सरकटे इंसान ने कहा, ज़कूटा भाई, पद्मनाग सिर्फ सांप ही नहीं, ये सांपों का देवता है। इसके पास बड़ी ताकतें हैं। ये सिर्फ हमारी खातिर यहाँ साथ आया है, वरना इसकी अपनी बीवी पद्मनी नागिन गुम हो चुकी है। मगर इसने कहा कि पहले मैं तुम्हारे दोस्तों नस्तूर, ज़कूटा और नीली को तुम्हारे साथ ढूंढूंगा, उसके बाद अपनी बीवी पद्मनी की तलाश में जाऊंगा। ज़कूटा ने पद्मनाग से कहा, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त पद्मनाग, लेकिन क्या तुम नीली का किसी तरह सुराग लगा सकते हो? मुझे यकीन है कि वो इसी शहर में है। पद्मनाग कहने लगा, क्या तुम्हारे पास नीली के जिस्म का कोई कपड़ा, कोई रुमाल है? ज़कूटा ने कहा, मैं और नीली जब नस्तूर की तलाश में इस मुल्क की तरफ आ रहे थे तो हम थोड़ी देर के लिए एक बाग में उतरे थे। बाग में गुलाब के बड़े फूल खिले थे। नीली ने एक फूल तोड़कर अपने बालों में लगाया था। फिर यहाँ आते ही उसने फूल मुझे दे दिया था। वो फूल मेरी जेब में है। ये कहकर ज़कूटा ने एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल निकालकर पद्मनाग को दिया। पद्मनाग ने फूल को सूंघा और कहने लगा, हाँ, इस फूल में से एक लड़की के जिस्म की खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है कि अगर नीली इस शहर में है तो हम उसका खोज लगाने में कामयाब हो जाएंगे। पहले यहाँ से उठकर किसी तन्हा जगह पर चलते हैं। दोनों दोस्त सराय के बरामदे से उठे और सराय के पीछे एक वीरान जगह पर आकर बैठ गए। पद्मनाग ने एक मंत्र पढ़कर फूंका। उसी वक्त नस्वारी रंग का एक सांप जाहिर होकर सामने आ गया। उसने सर झुकाकर अपनी जुबान में पद्मनाग से कहा, पद्मनाग का यहाँ आना मुबारक हो। मैं अपने आका की क्या खिदमत कर सकता हूँ, मुझे हुक्म दीजिए। पद्मनाग ने गुलाब का मुरझाया हुआ फूल सांप की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस फूल में एक लड़की की खुशबू रची हुई है, इसको अच्छी तरह से सूंघो। नस्वारी सांप ने अपना मुंह गुलाब के मुरझाए हुए फूल के साथ लगाकर सांस खींचा और कहने लगा, मेरे आका, मुझे एक लड़की के जिस्म की खुशबू आ रही है। पद्मनाग ने कहा, यह लड़की हमारी दोस्त है। जाओ, शहर में जाओ और इस लड़की का सुराग लगाओ और हमें बताओ कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। नस्वारी सांप ने अदब से सर झुकाया और गायब हो गया। पद्मनाग ने ज़कूटा और सरकटे इंसान से कहा, चलो आप सराय में चलकर ठहरते हैं। नस्वारी सांप नीली का जरूर खोज लगा लेगा। तीनों सराय की कोठरी में आ गई। नस्वारी सांप गायब होने के बाद शहर में आ गया। उसके दिमाग में नीली के जिस्म की बू रची हुई थी, मगर उसे बाहर किसी जगह से नीली की खुशबू नहीं आ रही थी। वह सारा दिन शहर में गैबी हालत में उड़ता रहा। वो एक एक घर में गया, एक एक बाग देख लिया। वो बादशाह के महल में चला गया कि शायद यहाँ उस लड़की की खुशबू आ जाए जिसकी खुशबू की उसे तलाश थी। वो बादशाह के महल में गैबी हालत में रेंगने लगा। उसने महल के सारे कमरे देख लिए, किसी जगह से भी उसे नीली की खुशबू नहीं आई। आखिर वो बादशाह के खास कमरे में आ गया। यहाँ दूसरे मुजस्मों के साथ नीली का मुजस्मा भी खड़ा था। जैसे ही नस्वारी सांप कमरे में दाखिल हुआ, नीली ने देखा कि एक सांप गैबी हालत में कमरे में आया है। जो कोई गैबी हालत में होता था तो उसके जिस्म में से खास किस्म की सफ़ेद शुआएं निकलती थीं, जिन्हें सिर्फ नस्तूर, ज़कूटा और नीली ही देख सकते थे। नीली फौरन समझ गई कि यह कोई खास सांप है और ज़रूर ज़कूटा ने उसे उसकी तलाश में यहाँ भेजा है। नस्वारी सांप कमरे में इधर उधर रेंगने लगा। वह नीली के मुजस्मे के करीब आकर रुक गया। वहां दूसरे मुजस्मे भी थे। नस्वारी सांप को किसी में से भी नीली की खुशबू नहीं आ रही थी। पत्थर बन जाने के बाद नीली के जिस्म से खुशबू की लहरें निकलनी बंद हो गई थीं। नीली चीख चीख कर सांप को कहना चाहती थी कि तुम जिसकी तलाश में आए हो वो मैं हूँ। अगर तुम्हें ज़कूटा ने भेजा है तो उसे जाकर कहो कि मैं पत्थर का मुजस्मा बनकर बादशाह के महल में कैद हूँ। मगर वो बोल नहीं सकती थी। बेबस होकर सांप को तकती रही। सांप आहिस्ता से रेंगता हुआ कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद नीली को सख्त मायूसी हुई, मगर वो मजबूर थी, कुछ नहीं कह सकती थी। सारे शहर में फिरने के बाद नस्वारी सांप सराय में पद्मनाग के पास वापस आ गया और अदब से सर झुकाकर बोला, ए अजीम पद्मनाग, मैंने सारा शहर छान मारा है, एक एक घर देख लिया, बादशाह के महल में भी गया, मगर मुझे उस लड़की की खुशबू कहीं नहीं आई जिसकी खुशबू आपने मुझे सूंघाई थी। जाओ, किसी दूसरे शहर में जाकर जंगल में, रेगिस्तानों, सहराओं में उस खुशबू वाली लड़की को तलाश करो और अगर कहीं तुम उसका सुराग पाओ और वो किसी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो और मुझे आकर खबर करो। सांप ने सर झुकाया, जो हुक्म अजीम पद्मनाग। ये कहकर सांप गायब हो गया।
सरकटा इंसान सांपों की जुबान नहीं समझता था, ज़ुकूटा समझता था। पद्मनाग ने सरकटे इंसान को वो सब कुछ बता दिया जो नस्वारी सांप ने उसको बताया था। सरकटे इंसान ने कहा, इसका मतलब हुआ कि नीली इस शहर में नहीं है, हमें किसी दूसरे शहर में चलकर उसे तलाश करना चाहिए। ज़ुकूटा बोला, हमें आज का दिन और आज की रात इस सराय में ठहरना चाहिए, हो सकता है नस्वारी सांप नीली का कोई खोज लगा कर आ जाए। पद्मनाग ने ज़ुकूटा के ख्याल की तायीद की और कहा, हाँ, हम आज का दिन और आज की रात इसी शहर में ठहरते हैं। जब रात हो गई तो तीनों दोस्त कोठरी के बाहर आग जलाकर बैठ गए और बातें करने लगे। तब सरकटे इंसान ने ज़ुकूटा को भी बता दिया कि मेरी ताकत का राज मेरे सर के बालों में है। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी ताकत का खात्मा हो जाएगा, और जब तक सर के बाल दोबारा उगकर मेरे कांधों तक नहीं पहुंच जाते मेरी ताकत वापस नहीं आएगी। ज़ुकूटा बोला, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं सोच रहा था कि किसी रोज चुपके से तुम्हारे बाल काट दूं, क्योंकि ये बहुत लंबे हो गए हैं। पद्मनाग हंसकर कहने लगा, अच्छा हुआ तुमने ऐसा नहीं किया। वो बातें कर रहे थे कि अचानक सरकटा इंसान बोला, मैं लाहौर जा रहा हूँ, मेरा दोस्त रिजवान किसी मुश्किल में है, उसने मेरी अंगूठी रगड़कर मुझे याद किया है। ज़ुकूटा और पद्म हैरान से होकर सरकटे को तकने लगे। तब सरकटे ने उन्हें बताया कि रिजवान नाम का एक लड़का लाहौर मॉडल टाउन में रहता है, जिसने उसे अपनी चांदी की अंगूठी दी हुई है कि अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो इसे रगड़ना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस वक्त वो किसी सख्त मुसीबत में फंसा हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारी मेरी मुलाकात लाहौर में होगी। ये कहकर सरकटा इंसान गायब हो गया। पद्मनाग कहने लगा, कोई बात नहीं, हम दोनों नीली और नस्तूर की तलाश में निकलेंगे। ज़ुकूटा कहने लगा, भाई पद्मनाग, तुझे पद्मनी नागिन को भी ढूंढना है, खुदा जाने वो किस मुसीबत में होगी। बेहतर है कि तुम अपनी बीवी पद्मनी की तलाश में मुल्क हिंदुस्तान की तरफ निकल जाओ। मेरा खुदा मालिक है, मैं अकेला ही नस्तूर और नीली को तलाश कर लूंगा। तब पद्मनाग बोला, अगर तुम मजबूर करते हो तो मैं अपनी बीवी पद्मनी की तलाश में मुल्क हिंदुस्तान की तरफ जाता हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरी ताकत भी आधी रह जाती है और हो सकता है उस पर कोई मुसीबत आन पड़ी हो। मगर जाने से पहले मैं शक्ति सांप को तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ। शक्ति सांप को तुम जानते भी हो, वो मेरा गुलाम है, वो तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर पद्मनाग ने मंत्र फूंका। उसी वक्त शक्ति सांप हाजिर हो गया। पद्मनाग ने उसे हुक्म दिया, शक्ति सांप, तुम ज़ुकूटा के साथ रहकर नीली का खोज लगाओगे और इसकी मदद करोगे। शक्ति सांप ने अदब से जवाब दिया, जो हुक्म मेरे आका। पद्मनाग ने ज़ुकूटा से हाथ मिलाकर कहा, ज़ुकूटा भाई, दिल तुमसे जुदा होने को नहीं करता, मगर तुम कहते हो तो मैं पद्मनी को ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा, खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ज़ुकूटा ने कहा, जाओ भाई, तुम्हारा खुदा हाफिज। पद्मनाग ने फुंकार मारी और वहीं गायब हो गया और मुल्क हिंदुस्तान की तरफ परवाज कर गया। उसके जाने के बाद ज़ुकूटा ने सांपों की जुबान में शक्ति सांप से कहा, शक्ति, मुझे अपनी दोस्त नीली की तलाश है, वो इस शहर में आकर गुम हो गई है। ज़ुकूटा ने शक्ति सांप को सारी कहानी सुना दी। फिर गुलाब का मुरझाया हुआ फूल उसे देकर कहा, इस फूल में नीली के जिस्म की खुशबू रची हुई है, इसे सूंघ लो ताकि तुम नीली की खुशबू से वाकिफ हो जाओ। शक्ति सांप ने मुरझाया हुआ फूल सूंघा और बोला, क्या इस शहर में नीली को तलाश कर लिया गया है? ज़ुकूटा ने कहा, पद्मनाग ने नस्वारी सांप की ड्यूटी लगाई थी, उसने सारा शहर छान मारा और वापस आकर बताया कि नीली की खुशबू उसे किसी जगह से नहीं आई। शक्ति सांप में नस्वारी सांप से ज्यादा ताकत थी। उसने अपनी गर्दन उठाकर चारों तरफ घुमाई और जोर जोर से सांस अंदर को खींची। फिर कहने लगा, ज़ुकूटा भाई, नस्वारी सांप ने ठीक कहा था, इस शहर में नीली की खुशबू किसी तरफ से भी नहीं आ रही, वो जरूर किसी दूसरे शहर में जा चुकी है। चलो हम किसी दूसरे शहर की तरफ चलते हैं। ज़ुकूटा ने कहा, सुबह चलेंगे, अभी रात है, कल का दिन और देख लेते हैं। दोनों बाहर से उठकर कोठरी में आ गए। ज़ुकूटा कालीन पर लेट गया। शक्ति सांप गायब होकर उसके सरहाने कुंडली मारकर बैठ गया। अब हम थोड़ी देर के लिए अपने मॉडर्न शहर लाहौर की तरफ चलते हैं, जहां रिजवान को खरकारों ने अगवा कर लिया है और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे अपने ट्रक में डालकर खरकारों के खुफिया ठिकाने की तरफ जा रही हैं। ऐसा हुआ था कि रात को रिजवान देर तक अपने दोस्त के घर में बैठा वीसीआर पर कार्टून फिल्में देखता रहा। जब रात के 11 बज गए तो उसने दोस्त से कहा, यार अब मैं घर चलता हूँ, अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था, फिर भी अब रात ज़्यादा हो गई है, इतनी रात तक मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। रिजवान अपने दोस्त की कोठी से निकलकर, जो मॉडल टाउन में थी, अपनी कोठी के ब्लॉक की तरफ चल पड़ा। सर्दियों की रात वीरान और सुनसान थी। वो एक सुनसान सड़क पर से गुजर रहा था कि अचानक एक ट्रक उसके आगे जाकर रुक गया। ट्रक में से 2 आदमी निकले। उन्होंने आते ही रिजवान पर कंबल डालकर उसे दबोच लिया और ट्रक में डालकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और ट्रक को कराची वाली सड़क पर डाल दिया। ट्रक के पिछले हिस्से में रिजवान बेबसी की हालत में बैठा था। उसके हाथ पांव खरकारों ने बांध रखे थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। एक खरकार बंदूक लिए उसके सामने बैठा था। रिजवान को अचानक सरकटे इंसान की अंगूठी याद आ गई, जो उसने अपनी उंगली में पहन रखी थी। सरकटे इंसान ने उसे अंगूठी देते हुए कहा था,
अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो इस अंगूठी को रगड़ना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगा। रिजवान ने खामोशी से अपने बंधे हुए हाथ को टेढ़ा करके उंगली में जो अंगूठी डाल रखी थी उसे अपने जिस्म के साथ जोर जोर से रगड़ा। ठीक उस वक्त सरकटा इंसान 2500 साल पीछे के ज़माने में मुल्क फारिस की एक सराय में पदमनाग और जुकूटा के पास बैठा बातें कर रहा था। उसे फौरन पता चल गया कि रिजवान ने मदद के लिए उसकी अंगूठी को रगड़ा है। चुनाचे सरकटा इंसान उसके पास पहुंचने के लिए फौरन गायब हो गया था। ट्रक कराची वाली सड़क पर रात के अंधेरे में दौड़ा चला जा रहा था। रिजवान ट्रक के पीछे जकड़ा हुआ पड़ा था। एक खरकार बंदूक लिए उसके सामने बैठा उसकी निगरानी कर रहा था। जब रिजवान ने पीछे बंधे हुए हाथ को अपने जिस्म के साथ रगड़ा तो खरकार ने गुस्से में उसको बंदूक का बट मारा और पूछा, ये क्या कर रहे हो? सीधे होकर बैठो, खबरदार कोई हरकत की। रिजवान खामोश बैठा रहा। उसके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था, वो बोल नहीं सकता था। इशारों से खरकार को बताया कि उसके जिस्म पर खारिश हो रही है, इसलिए उसने अपने हाथ से पीठ को झाई थी। खरकार ने रिजवान के मुंह पर उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा और गाली देकर कहा, आराम से बैठे रहो, कोई ऐसी वैसी बात की तो गोली मार दूंगा। एन उस वक्त सड़क पर सरकटा इंसान जाहिर हो गया। उसे अपनी खास ताकत से पता चल गया था कि रिजवान को ट्रक में अगवा करके ले जाया जा रहा है। ट्रक की रोशनी में जो खरकार आगे बैठा ट्रक ड्राइव कर रहा था, उसने सड़क के एन बीच में एक आदमी को खड़े बाजू खोले देखा तो उसने जोर से हॉर्न बजाया, मगर सरकटा इंसान अपनी जगह पर खड़ा रहा। दूसरे खरकार ने कहा, चढ़ा दो इसके ऊपर ट्रक, हम रुक नहीं सकते, चढ़ा दो ट्रक। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। जैसे ट्रक सरकटे इंसान के करीब आया, वह सड़क पर से 10 फुट बुलंद हो गया। ये मंजर देखकर ट्रक चलाने वाले खरकार पर ऐसी दहशत तारी हुई कि ट्रक उसके काबू से बाहर हो गया। दूसरे खरकार का भी खौफ के मारे रंग जर्द हो गया। ड्राइवर ने ट्रक संभालने की कोशिश में जोर से ब्रेक लगाई। ट्रक इधर उधर चक्कर खाता एक दरख्त के साथ जरा सा टकराया और टेढ़ा होकर रुक गया। क्या हुआ है? अंदर वाले खरकार ने चीख कर कहा। अगले खरकार ने डरी हुई आवाज में कहा, कोई भूत है आगे। रिजवान का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह समझ गया कि सरकटा इंसान उसकी मदद को आ गया है। इतनी देर में सरकटा इंसान ट्रक के ऊपर से उड़ता हुआ पीछे आ गया। वो ज़ाहिरी हालत में था और सबको नजर आ रहा था, मगर रात के अंधेरे में वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। सरकटे इंसान ने ट्रक के पीछे आते ही हलक से एक खौफनाक आवाज निकाली। चारों खरकारों के रंग जर्द पड़ गए, उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने आज तक किसी इंसान को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा था। एक खरकार ने सरकटे पर राइफल से फायर खोल दिया। गोली सरकटे के जिस्म में से दूसरी तरफ निकल गई, मगर उसे कुछ ना हुआ। सरकटे इंसान ने लपक कर राइफल का फायर करने वाले खरकार को गर्दन से पकड़कर हवा में ऊपर उछाला। वो 3-4 मंजिल तक ऊपर को उछला और फिर धड़ाम से सड़क पर गिरा और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। वो वहीं मर गया। दूसरे खरकारों ने सरकटे पर फायरिंग शुरू कर दी। बरसती गोलियों में सरकटे इंसान ने तीनों खरकारों को एक साथ पकड़कर उनके सर जोर जोर से आपस में टकराए। तीनों की खोपड़ियां खुल गईं और उनके मुर्दा जिस्म गिर पड़े। ट्रक के अंदर से रिजवान ने चिल्लाकर सरकटे इंसान को आवाज दी, अंकल मैं यहाँ हूँ। सरकटा इंसान ट्रक में दाखिल हो गया। उसने रिजवान की रस्सियां खोल दी और कहा, तुम ठीक हो ना रिजवान बेटे? रिजवान बोला, हाँ अंकल, अगर आप ना आते तो ये खरकार ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करते। ये बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं और फिर उनके हाथ पांव तोड़कर उनसे भीख मंगवाती हैं। सरकटे इंसान ने कहा, मैंने इन्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया है। यही ऐसे जालिम लोगों का ठिकाना है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं, मेरे कांधे पर बैठ जाओ। रिजवान सरकटे इंसान के कांधे पर बैठ गया। सरकटे इंसान ने कहा, मैं गायब नहीं हूंगा, इसी तरह हवा में उड़कर लाहौर शहर पहुंचूंगा। तुम मुझे रास्ता दिखाते रहना, इस तरह तुम आसमान की सैर भी कर लोगे। रिजवान बड़ा खुश हुआ। सरकटा इंसान उसे कांधे पर बिठाकर फिजा में बुलंद हुआ और लाहौर की तरफ परवाज करने लगा। रिजवान कहने लगा, अंकल यही सड़क लाहौर को जाती है। वो लाहौर से काफी दूर ओकाड़ा के करीब निकल आए थे। सरकटा इंसान ज्यादा तेज नहीं उड़ रहा था। उसने रिजवान से पूछा, डर तो नहीं लग रहा? रिजवान ने नीचे सड़क और दरख्तों को तारों की रोशनी में देखते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं बड़ा मजा ले रहा हूँ, ऐसे लग रहा है हवाई जहाज के ऊपर बैठा हूँ। सरकटे इंसान ने कहा, फिक्र न करो, अगर तुम गिर भी पड़े तो मैं तुम्हें उसी वक्त उठा लूंगा। दूर से लाहौर शहर की झिलमिलाती हुई रोशनियां नजर आईं तो रिजवान खुश होकर बोला, अंकल लाहौर आ गया है। सरकटे ने भी लाहौर की रोशनियां देख ली थी। वो उसे लेकर मॉडल टाउन में रिजवान की कोठी के ऊपर आ गया। उसने रिजवान को छत पर उतार दिया और कहा, अब मैं वापस अपने पुराने कब्रिस्तान वाले ठिकाने पर जाता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हामून जादूगर और बिल बतौड़ी इस शहर से चले गए हैं। अब मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। खुदा हाफिज। सरकटा इंसान गायब हो गया। रिजवान छत की सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो उसकी अम्मी अब्बू सख्त परेशान थे और फोन पर फोन कर रहे थे। उन्होंने रिजवान को ऊपर से नीचे उतरते हुए देखा तो हैरान होकर उसको देखने लगे। डैडी ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? रिजवान बोला, अब्बू
मैं तो ऊपर वाले कमरे में बैठा पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अब उठा तो इतनी देर गुजर गई थी। आई एम सॉरी डैडी। आई एम सॉरी मम्मी। मम्मी ने रिजवान को गले से लगा लिया। बेटा तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। रिजवान उन्हें तसल्ली देकर अपने कमरे में चला गया। सरकटे इंसान ने गायब होने के बाद सोचा कि इतनी देर बाद अपने शहर लाहौर में आया हूँ, ज़रा रात के वक्त चक्कर लगाकर इसकी सैर करनी चाहिए। वो शहर के ऊपर गैबी हालत में उड़ने लगा। जब वो दरिया के दूसरे किनारे के ऊपर दरवेश बुजुर्ग की खानका के ऊपर से गुजरा तो हामून जादूगर और बिल बतौड़ी चुड़ैल ने, जो चिमगादड़ बनकर दरख्त से लटक रहे थे, चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। हामून जादूगर ने कहा, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, मुझे लगता है कि कोई गैबी मखलूक हमारे दरख्त के ऊपर से गुजर गई है। बिल बतौड़ी कहने लगी, हाँ मैंने भी महसूस किया है, मगर ये कौन हो सकता है? जादूगर हामून बोला, मेरा काला इल्म कहता है कि यह सरकटा इंसान है, इसको किसी तरह काबू करना चाहिए। बिल बतौड़ी चुड़ैल ने कहा, हामून, लंबी नाक वाले हामून, हमें तो दरवेश ने चिमगादड़ें बनाकर दरख्त से लटका दिया है, हम सरकटे इंसान को कैसे पकड़ सकते हैं? हामून बोला, तू फिक्र न कर, मैं मंत्र पढ़कर काले जादूगर को आवाज देता हूँ। मैंने आज तक ये मंत्र नहीं पढ़ा था। हामून जादूगर ने चिमगादड़ की शक्ल में ही दिल के अंदर एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो उसके कानों में ऐसी शां शां की आवाजें आने लगी जैसे आंधियां चल रही हों। फिर उस शोर में दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, खून पीने वाली चिमगादड़, काले जादूगर को तुमने क्यों याद किया? हामून जादूगर ने जल्दी से चिमगादड़ों की आवाज में सीटी बजाकर कहा, हम चिमगादड़ नहीं हैं, मैं हामून जादूगर हूँ। ये बिल बतौड़ी चुड़ैल है, हम काले जादूगर के गुलाम हैं, हमें किसी तरह यहाँ से निकालो। आवाज आई, काला जादूगर अपने महल में आराम कर रहा है, हम उसे नहीं जगा सकते। मैं आंधी बनकर तुम्हारी मदद को आती हूँ, मैं काले जादूगर की काली डाइन हूँ। जादूगर हामून ने रोते हुए कहा, डाइन जी जल्दी आ जाओ, हम बड़ी तकलीफ में हैं। बिल बतौड़ी ने भी सीटी मारकर कहा, जल्दी आ जाओ डाइन मेरी बहन। आ रही हूँ, डाइन की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही बड़े जोर की आंधी चलनी शुरू हो गई। शहर के लोग हैरान हो गए कि रात के वक्त लाहौर शहर में आंधी कहाँ से आ गई। आंधी ने उस दरख्त पर से दोनों चिमगादड़ों यानी बिल बतौड़ी और हामून जादूगर को उड़ाकर फिजा में फेंक दिया। फिजा में आते ही दोनों उड़ने लगे और फिर आंधी थम गई। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर उड़ते उड़ते एक जगह जमीन पर गिरे और गिरते ही वो अपनी असली शक्लों में वापस आ गए।